अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जो एसिड बेस डिसऑर्डर के एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो बिगनर के एमसीक्यूज़ थे उनकी कैलकुलेशन डिस्कस की थी। तो बिगनर के जो पहले 10 एमसीक्यूज़ एंड में मैंने दिए हैं वो जल्दी से कर लेंगे, लेकिन ये जो मास्टर फाइल है उसमें एसिड बेस डिसऑर्डर के जो एमसीक्यूज़ हैं तो उनमें से जो कैलकुलेशन है उसके अलावा जो कंसेप्ट हैं वो हम इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम नमाज के मुतालिक, उसकी फजीलत के मुतालिक कुरान मजीद में और हदीस में क्या है पढ़ लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, पारा 9 सूरह अनफाल आयत नंबर 2, 3 और 4। ईमान वाले वही हैं जब अल्लाह को याद किया जाए उनके दिल डर जाएं, और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाएं तो उनका ईमान तरक्की पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें। वो जो नमाज कायम रखें और हमारे दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करें, यही सच्चे मुसलमान हैं। उनके लिए दर्जे हैं उनके रब के पास, और बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी। हज़रत सैयदना इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शहंशाह मदीना, करार कल्ब व सीना, बाइज़ नसूल सकीना, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं, तो जो उन्हें अदा करेगा और उनके हक़ को हल्का जानते हुए उन्हें ज़ाय ना करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का उससे अहद है कि वो उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो उन्हें अदा नहीं करेगा उसका अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास कोई अहद नहीं। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाहे तो उसे अज़ाब दे, चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। अच्छा जनाब जी, एसिड बेस डिसऑर्डर जो हैं उसमें ये एक है एमसीक्यूज़। ऐसे तो ये नॉलेज बेस है, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी आप ले सकते हैं कि वो कहते हैं कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। जो ये बाइकार्बोनेट है ना, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर बफर। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बफर है वो किसका कम्बिनेशन होता है। एक आगे बिगनर का भी एमसीक्यूज़ है, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। तो उसकी जो रेशियो होती है वो 1:20 होती है। एसिड कम होता है, उसका बेस ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड और कीटोन्स बन रहे होते हैं तो ये एक्सेस बेस उसको न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, व्हेन आर्टीरियल जो ब्लड नॉर्मल पेशेंट को जब एक्सपोज किया जाए एयर के साथ तो उसमें क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर हम अपने जो लंग्स हैं उनको देखें, ठीक है, तो उनके अंदर हमें पता है कि जब बाहर ऑक्सीजन जो हमारी एयर होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो इसी वजह से ही वो डिफ्यूजन होती है। तो ब्लड के साथ भी ऐसा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम है अंदर ज़्यादा है तो क्या होगा, जो ब्लड के अंदर है वो बाहर चला जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर जाएगा। बाहर ऑक्सीजन कम है, अंदर अंदर ब्लड के अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका यही ऑप्शन है, मेजर कंसेप्ट यही है। अच्छा जनाब जी, अब वो बोलते हैं कि अगला क्या है कि रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस की कौन सी एग्जांपल है इनमें से। देखिए एस्थमा, आप एल्कलोसिस कब होगा, जब हम रैपिड ब्रीदिंग कर रहे होंगे, तो इनमें से वही होगा इन ऑप्शन में जिसके अंदर रैपिड ब्रीदिंग कर रहे होंगे। फिर उसकी कॉज भी होगी किस वजह से हो रही है। देखें एस्थमा के अंदर इतने ज़्यादा रैपिड ब्रीदिंग नहीं होती, माइल्ड सा होता है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस और जीबी में कम होता है। प्रेगनेंसी में देर इज़ अ हाइपर वेंटिलेशन, और उसकी रीज़न क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को, हाइपर वेंटिलेशन होती है जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारी एक्सेल होगी और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में चला होगा बॉडी को। अच्छा, फॉस्फेट बफर रीनल ट्यूब्यूल्स का कहाँ पे एक्ट करता है, ये नॉलेज बेस है और इसका आप इस तरह याद रख सकते हैं, पी फॉस्फेट से है तो वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है।
तो ये इतना आप याद रख सकते हैं। 19 साल लड़का है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, यूरिनेशन, फटीग, ब्लरी विजन, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये आपने अपने हाउस जॉब में केसेस देखे होंगे, डीके के आते हैं। तो कहते हैं इसकी कॉज क्या होती है, मोस्ट लाइकली एसोसिएशन क्या होती है। सबसे पहले तो अगर इस तरह की जो ऑप्शन हाई एन गैप, नॉर्मल एन गैप आप थोड़ा सा वो देखते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए जो डीके है वो किस में आता है। तो वो मड पाइल से आपने याद किया होगा जो हेगमा की काजेज हैं। तो दिस इज़ हेगमा, मेटाबॉलिक हाई आयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो डीके उसमें आता है। अच्छा जनाब जी, अगला सवाल है, तो ये हम हल करके देख लेते हैं। और वैसे नीचे मैंने हल किया हुआ है, इसका जवाब ठीक नहीं था, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे। उसने कहा कि एट द एंड उसने पूछा एनाइन गैप मेजर करें। तो एनाइन गैप में हम क्या करते हैं, कैट आइन माइनस एनाइन करते हैं। कैट आइन हमारे पास, देखिए जब आपके पास दोनों दिए हो ना, सोडियम प्लस पोटाशियम, तो आपने दोनों को अपनी कैलकुलेशन में डालना है। लेकिन अगर ना दिए हों तो आप फिर अकेले सोडियम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर उसने जो पहली कैलकुलेशन जिसने भी की हुई थी, उसने सिर्फ सोडियम किया था, पोटाशियम नहीं किया था। तो उससे क्या आया था, तो अब जब हमने पोटाशियम को शामिल किया जो कि 4 था, वो 137 से 141 हो गया, तो -132 9 हो गया। इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जस्ट सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा समझने वाला है कि हमने थेरेपी कर दी है और ऑप्टिमल मैनेज कर दिया, लेकिन अभी भी उसके यूरिन के अंदर कीटोन्स आ रहे हैं। शायद अपने वार्ड्स के अंदर आपको अगर याद हो, क्योंकि ब्लड का तो टेस्ट, खैर अब तो पीओसीटीज़ भी आ गई हैं जिसके अंदर ना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट मैयर होता है। जिस तरह हमारा ग्लूकोमीटर होता है ना, इसी तरह का ही एक वो उतनी ही डिवाइस होती है, लेकिन उसके अंदर कीटोन भी आप ब्लड से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब भारत, इन शॉर्ट क्या है कि यूरिन के अंदर क्या होता है, एसीटोन और एसीटो एसीटेट होते हैं। अब यूरिन के अंदर ये आते रहेंगे, लेकिन जो हमारे सिम्टम डिवेल्प होते हैं वो ब्लड के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की वजह से होते हैं। तो मोस्ट लाइकली काज जो कीटोन यूरिया के अंदर है वो एसीटो एसीटेट है, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। 47 साल मर्द हैं, वो वोमिटिंग है, एमरजेंसी में आए हैं, उनके हमने जनाब जी ABGs किए हैं। पीएच, अब आपको पता है जो हमने रूल्स बनाए हुए थे कि हम कट ऑफ लेते थे पीएच का 7.4, तो 7.4 से ज़्यादा है, दिस इज़ एल्कलोसिस। पहला स्टेप एसिडोसिस एल्कलोसिस में से एल्कलोसिस। सेकंड स्टेप के अंदर हम लिंक देखते थे बिटवीन द पीएच एंड बाइकार्बोनेट, तो वो क्या है, दिस इज़ 36 विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन 24 का हमने कट ऑफ रखा हुआ था। ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, तो पहला हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट डायग्नोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमने बना लिया, अब हमने ये देखना है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बाद उसकी पार्शियल कंपनसेशन हुई है या आइदर देयर इज़ अ डबल डिसऑर्डर। तो उसका हमें पता है, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि हमारा आ जाए। तो उसमें हमारे पास फार्मूला क्या था, 1.5, थोड़ा सा बड़ा कर ले, 1.5 इंटू जो हमारे पास बाइकार्बोनेट 36 है, 1.5 इसका लेंगे अगर 36 का, तो सॉरी इसका है 0.7, 0.7 इंटू 36, 31, तकरीबन 25 बनेगा। अब कैलकुलेट से भी कर सकते हैं। अगर 25 बनेगा और प्लस हम करते हैं 20, तो ये आ जाएगा 50, सॉरी 21, हाँ ये आ जाएगा 45, तो 45 आ जाएगा और प्लस -5 का अलाउेबल है, तो 50 आ जाएगा। ये उससे ज़्यादा है तो ये डबल डिसऑर्डर होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो ये हमने फार्मूला लगा के देख लिया, ये काज आ रहा है। अच्छा बहरहाल आगे चलते हैं हम। आगे हमने देखा कि एक 3 साल बच्ची है,
ठीक है, वीकनेस है, गिडीनेस है, तो हमने देखा कि उसका BMI नॉर्मल, ब्लड प्रेशर, खैर ये तो अजीब दिया हुआ है, तो हाइपो में चली गई है बच्ची। अच्छा बाहर, अच्छा असल वो थोड़ा सा और करना चाह रहे हैं, डार्कनिंग अराउंड निपल्स है, तो वो ये देखें ना, एडिसन डिजीज़ है इस बच्ची को ना, तो ज़ाहिर बात है सोडियम फिर नहीं हो रहा, पोटाशियम इसने कम दिया है। थोड़ा क्लिनिकल सिनेरियो ऐसा है कि पोटाशियम इसने दे दिया कम, हालांकि इसको ज़्यादा देने चाहिए था अगर इसके साथ वो कर रहा है तो, और इसको कम देना चाहिए था। बहरहाल वो असल में सिर्फ कुक किया ना केस, तो हम बस उसका एसिड बेस डिसऑर्डर का देख लेते हैं, उसको क्लिनिकल सिनेरियो पे नहीं देखते। pH 7.3 है, तो दिस इज़ 7.4 से कम है तो एसिडोसिस है। तो दूसरे नंबर पे बाइकार्बोनेट देखेंगे जो कि 18 है, जो कि 24 से कम है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दिस इज़ एसिडोसिस, और वो क्या है, मेटाबॉलिक काज है। ठीक है, अब हम देखेंगे देयर पार्शियल कंपनसेशन है या नहीं है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट जो कि 18 है, तो 1.5 ये 27 बनेगा, 27 प्लस 8 बनेगा, तो 27 और 8 को हम जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 35, और यहाँ पे कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 32 है, तो +-2 अलाउेबल होता है, दिस ऑलमोस्ट देयर इज़ अ पार्शियल कंपनसेशन, तो ये हम इसको बोलेंगे दिस इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, वैसे ये आपको स्कोप से शायद बाहर का है, तो उसमें हम ये भी करते हैं कि हम फिर देखते हैं कि आइदर देयर इज़ अ नॉर्मल एनाइन गैप, या फिर क्या है, हाई एनाइन गैप है। तो इसको अगर आप जमा करेंगे 135 जमा 3 138, 103 जमा 18 121, तो ये 17 आ रहा है, तो 8 टू मतलब 8 टू 18 तक ना नॉर्मल एनाइन गैप होता है। तो यहाँ ऑप्शन हाई एनाइन कब कब दिया हुआ है, अगर ऑप्शन दिया हो जाता नॉर्मल एनाइन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नेगमा, तो वो हम सिलेक्ट करते हैं। असल में ये जो केस है वो, अगर यहाँ पे पोटाशियम इसको ना ज़्यादा देना चाहिए था, तो अगर ये होता तो ये RTA टाइप 4 का केस है। ये मैं थोड़ी डिटेल ज़्यादा बता रहा हूँ, ये केमिकल वालों को फ़ायदा देगी, तो नॉन केमिकल वाले सिर्फ जस्ट सिनेरियो देखें, उस पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है, और उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एनाइन गैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आगे सवाल आ गया है कि कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर है जिसको हम एनाइन गैप के बेस पर आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, वो नेगमा और हैगमा है। ठीक है, नजमा और हैगमा जो हो गया ना, इस तरह याद कर लें, नॉर्मल एनाइन गैप और हाई एनाइन गैप। अब ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का है। देखिए फर्स्ट केस क्या है, 7.4 से कम है, तो दिस इज़ एसिडोसिस। अब एसिडोसिस कौन सी है वो हम लिंक देखेंगे। अब ये 24 से कम है, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दिस इज़ एसिडोसिस कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है, ठीक है, तब आप फार्मूला कौन सा लगाते हैं, 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट जो कि ऑलमोस्ट 16 है, तो ये बनेगा 8 और 15 23 प्लस 8 31 बनेगा। तो यहाँ कितना है, ऑलमोस्ट 30 है, +-2 अलाउेबल है, तो ये क्या होगा, दिस इज़ अगेन आपके पास कंपनसेशन हो गई है। या तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप खाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी क्या है, आप देखें कि pH 7.43 है, विच इज़ ग्रेटर देन 7.4, तो एल्कलोसिस होगा। फिर आप लिंक देखें, बाइकार्बोनेट दोनों रेज्ड हैं, तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट अगर हम करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 23 + 20, ये 43 आना चाहिए, तो लेकिन 43 से ज़्यादा है आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो आपके पास क्या है, डबल डिसऑर्डर होगा, मेटाबॉलिक आपके पास सॉरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाँ ये वाला सी ऑप्शन है। अब अगला सवाल है 7.32 है जो कि 7.4 से कम है, तो ये एसिडोसिस है। अब बाइकार्बोनेट देखें, ये ज़्यादा है 24 से, तो ये रिवर्स है, तो आपका बनेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, प्राइमरी डिसऑर्डर। अब उसके ऊपर आप देखते हैं कि 24+4 का फार्मूला लगाते हैं, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो 55 ले लें, 0.8 है ना, 55 - 40 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, तो ये 15 आ जाएगा। 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो दो फार्मूले होते हैं, ये क्रोनिक का +4 है और एक्यूट का 24 ओनली प्लस होगा, तो दो आपका रेफरेंस निकल आएंगे। तो 1.5 ये आ जाएगा 25.5 से लेकर, अगर हम 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 × 3 6 आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। तो 25.5 से लेकर अगर 30 तक आपका कंपनसेशन आ गई है, विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू द दिस, तो ये आपकी क्या होगा, प्राइमरी डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी। पहले तो आप रेस्पिरेटरी ढूंढें, एसिडोसिस कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये है, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये है, ठीक है। और ये अच्छा दिस इसमें ना कम वो अलाउएबल नहीं है, तो इसका यही ऑप्शन बनेगा विद, नहीं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कोई ऑप्शन है नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर वो ऑप्शन नहीं, अगर वो ऑप्शन होता ना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि देखें ये 25.5 है और ये उससे कम है, सॉरी, ठीक है, ओके, तो कम है, तो ये वाला डिसऑर्डर बनेगा इसका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला, या इस की को आप दुरुस्त कर लें, दिस इज़ डी। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। देखें, आपका पीएच क्या था, कम था, इस पीएच कम पे आपने कहा कि एसिडोसिस है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने रिलेशन देखा, तो वो रिवर्स था, ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो जब रिवर्स होता है तो आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर दो कंपनसेटरी फार्मूला, क्योंकि यहाँ आपको नहीं बताया गया कि आपका अक्यूट है या क्रोनिक केस है, तो आप कंपनसेटरी इंटरवल निकालेंगे। 24 + 55 - 40 1.5 करेंगे तो पहली वैल्यू आपकी 25.5 आएगी, 230 तक आएगा, तो ये उससे भी कम है। तो जब उससे भी कम है तो क्या है, बाइकार्बोनेट जिस जो आपका होना चाहिए था उससे कम है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एसिडोसिस। तो ये वाला इसका ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं जब आपको कमेंट्स में की शेयर वो एमसीक्यू शेयर करूँगा तो ये मैं आपको डी करेक्ट कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट, पीएच 7.4 से कम, एसिडोसिस, आपका पहला बन गया एसिडोसिस। आपने फिर बाइकार्बोनेट का रिलेशन देखा, दिस इज आल्सो, ये कम, ये भी कम, तो ये क्या बन गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट का आप लगाते हैं, तो लेट्स सपोज ये इसके अंदर 721 आ जाएगा, 21 + 8 29 आ जाएगा, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, 29, ठीक है, और ±2 का होता है, ठीक है, लेकिन आपका तो ये कम है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, मेटाबॉलिक ओसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये वाला है। अच्छा, 7.43 अगेन 7.4 से कम है, तो ये रेज्ड है, तो रेज्ड है तो हमारे पास एल्कलोसिस है, ठीक है। अब कौन सा एल्कलोसिस है, बाइकार्बोनेट देखें ये भी रेज्ड है, तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है तो हम क्या करते हैं, 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने बाइकार्बोनेट को, +20 कर देते हैं, तो 0.7 से करेंगे तो ये 21 आएगा,
21 + 20 ये 41 आएगा। तो आपका क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 41 होना चाहिए और ±5 अलाउेबल है। तो 36 to 46 होना चाहिए, लेकिन ये उससे भी कम है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। तो यही आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अगला सवाल। हाँ ठीक है, देखिए नॉर्मल एनाइन गैप जो है ना, उसके आपने काजेज पढ़ी। द मोस्ट कॉमन काज उसका डायरिया होता है, और कोलरा क्या है, डायरिया की एक मोस्ट कॉमन काज है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, एनजी ट्यूब है। ये तो बहुत आपका ना पार्ट 1 लेवल का और एमबीबीएस लेवल का। देखें जब एनजी ट्यूब होगा तो आपका जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है जिसके अंदर एसिड होता है वो जब बाहर चला जाएगा तो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। बफर क्या है, कम्बिनेशन है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का। इसका मकसद ये होता है कि बॉडी में हमारे जो एसिड बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। मोस्ट अबंडेंट बफर प्रोटीन होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर होता है, और मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ना वो कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट। एसिडोसिस क्या है, एक हमारा इंक्लाइनेशन है टुवर्ड द डिक्रीज पीएच। और हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन जो है ना वो बाइकार्बोनेट HCO3 के मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होती है। हमारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं बीजीज के अंदर जो कि पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को इंटरकनेक्ट करके हमें बाइकार्बोनेट की वैल्यू दे देते हैं। एनाइन गैप असल में दिस इज़ द लैब एरर। हम क्योंकि ज़्यादा कैटाइन मेजर कर रहे होते हैं लैब में, एनाइन बहुत कम मेजर कर रहे होते हैं, तो जो नहीं मेजर कर पा रहे होते उनकी वजह से एक गैप आ जाता है जिसको लैब एरर कहते हैं। बॉडी के अंदर ये नहीं होता है। दिस इज अनमेजर्ड एनाइन नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्लड। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर जो कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखें हाइपर कलीमिक, ये हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं कि मैंने कहा था अगर हाइपर कलीमिया होता और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता तो ये एक काज होता और टाइप 4 आरटीए था। टाइप 4 आरटीए यहाँ नहीं दिया हुआ। उसके अलावा एक काज हो सकता है ये लैक्टिक एसिडोसिस का, ठीक है। अगर यहाँ टाइप 4 आरटीए होता तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता। उसके अलावा ये इन सब के अंदर नॉर्मल एनाइन का मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, लेकिन पोटाशियम लेवल कम होता है सिवाय बी के। बेस्ट साइड एबीजीज का ये तो आपको पता है, आप खुद भी लेते रह गए। आप ज़्यादातर हमारे लिए आसानी से जो है ना वो रेडियल आर्टरी है, ठीक है। अगर ना हो तो फेमरल से ले सकते हैं। अच्छा जनाब जी, कौन सा कंपोजिट सिस्टम जिसके अंदर हम साथ साथ जहाँ पर एबीजीज मेजर कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम इलेक्ट्रोलाइट मेजर कर लेते हैं, उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम एनाइन गैप भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जो कंपोजिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर हम यूज़ करते हैं, देखें सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है हमने लाइफोलाइज्ड लिथियम हेपरिन सिरिंज यूज़ करनी है, और उसको वाइल के अंदर कन्वर्ट नहीं करना। वाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एयर आ जाएगी। एयर का हमने पहले पढ़ा है, तो उसका क्या नुकसान होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है मैं चीज़ें आपके लिए आसान कर पाया हूँगा। मेरी बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम।